हेलो। क्या आवाज आ रही है अब तक? यस सर। ठीक है। कुछ आपने पढ़ा था वो हेडिंग नंबर 24.4 और हेडिंग नंबर 24.5 की बात करनी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही अंतिम टॉपिक है आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। समझ रहे हैं? तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ। और जहाँ भी किसी को कोई समस्या आए तुरंत उसको पूछना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये है आपका प्रायिकता। तो कौन से पेज पर दिया है वो? हेडिंग नंबर 24.4, हेडिंग नंबर 671 पेज नंबर पर है किताब में। ये है, यहाँ पर दो चीजें पढ़नी है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और फिर बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम ज्यादा कुछ नहीं है बेज थ्योरम, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जरूर आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ समझना पड़ेगा। सो हम उसको पहले आपको बताएंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये कैसे आती है, एग्जिस्टेंस में कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। तो जब ये दोनों चीजें हम जान जाएंगे तो फिर बहुत सी सुविधा हो जाएगी, याद रखने में भी और समझने में भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और फिगर मैं अपने निकाल में यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपको लिखना ना पड़े। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। इस समय आपको बोर्ड पर क्या दिख रहा है? लाइनिंग वाला व्हाइट बोर्ड है नहीं? जी सर। हाँ, तो बस अब ये मैं यहाँ जो लिखूंगा वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन है शायद कहीं मिले। मेरे को तो नहीं मिला, मेरे अपने अनुभव से आया है, इसलिए मैं इसको शेयर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इस समय, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। एक बात, दूसरी बात है इसी के अंदर की बात है ये, इसको क्या बोलते हैं? यदि हम बढ़िया से हेडिंग में मैथ उसमें लिखना चाहें इंग्लिश में, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। कई बार इसको एक दूसरे ढंग से भी बोला जाता है, वो दूसरा ढंग क्या है? कई बार इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल
प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो दोनों एक ही बात है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहें या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहें, हिंदी में बात करेंगे तो इसको संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय कहते हैं। इस एक तो ये पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए जो जरूरत है हमें वो है इस बात की, वो है आपको कि आपको आना चाहिए वेन डायग्राम। आपको क्या आना चाहिए? वेन आरेख, वेन डायग्राम, प्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन। दूसरा क्या होना चाहिए? सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन। सेट मतलब समुच्चय, से रिलेटेड मतलब संबंधित, रिलेटेड सम ऑपरेशन, हम ऑपरेशनल प्रॉपर्टी, या यूं कहें कि रिलेटेड कुछ गुणधर्म, ऐसा लिख देते हैं, रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है नहीं, ये सब चीजें। और अब हम इसको आपको बनाकर बताते हैं कि आखिरकार कैसे। बिल्कुल आपको ये रटना नहीं है, किसी को भी रटना नहीं है। और मैं इन लोगों के लिए बता दूं जो ये क्या नाम है, बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, काफी लोग हैं इसमें। अब कौन कौन है? जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ से, पता नहीं यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, थे चले गए होंगे दाएं। देखो यार, ये तुम लोग उल्टा सीधा नाम लिखते हो, ये कौन है ब्राह्मण लिखे हुए? जातिवाद मत फैलाओ, वैसी तो आतंक कटा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको, दो चीजें पता होनी चाहिए यदि हमें इस चीज को सीखना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेन आरेख बनाता हूँ बढ़िया सा। चलो ये आपको वेन आरेख, ये आपका वेन आरेख है। माइक बंद रखेंगे अपना, जहाँ जिसको समस्या होगी वहां पर पूछेंगे। ये क्या है? ये वेन आरेख है। इस एस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एस, सैंपल स्पेस, सिंपल स्पेस। इसी को यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय, प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय। माइक बंद रखें, कौन है ये? नहीं तुम फिर बाहर करना पड़ेगा मुझे यहाँ से, मैं एक विश्वकर्मा। प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय, ये हो गया। इसके अंदर क्या होगा? एस के अंदर आपको मालूम है प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय क्या होता है। यदि कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट या दृक्ष एक्सपेरिमेंट, तो हम उसको आउटकम मिलते हैं, उस आउटकम को एक ग्रुप में रख दें तो उस ग्रुप को मोटे तौर पर हम उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस के मैं कुछ टुकड़े कर रहा हूं। ठीक है, क्या है वो टुकड़े? चलो मैंने एक टुकड़ा ये कर दिया, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट, ठीक है, ये डेफ डेफ डेफ, और ये हो गया लास्ट पार्ट, और ये हो गया सेकेंड लास्ट पार्ट। नाम रख देते हैं इनके सीरियल नंबर, पार्ट के सीरियल नंबर, ताकि आपको समझ में आए। इसका नाम रख देते हैं 1, पहला हिस्सा है। इसका नाम दूसरा, इसका नाम तीसरा, और इसी तरीके से आगे आएगा 4, 5, 6, 7, बहुत सारे। और अंत वाले का नाम हो गया n, और इस पिछले वाले का नाम हो गया n-1। तो ये हो गया क्रमांक। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पहला हिस्सा है, इसके अंदर हम जो लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं E1, या इसके नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, E1।
E1, 2 के नीचे लिख देते हैं E2, 3 के नीचे लिख देते हैं E3 और इसके नीचे लिख देते हैं En-1 और इसके नीचे En। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया जिसको मैंने अर्थ दिया, मीनिंग दिया, मतलब दिया सैंपल स्पेस का। उस सैंपल स्पेस के फिर मैंने कुछ टुकड़े किए, छोटे 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 से। कितने टुकड़े किए, n, और वो ऐसे टुकड़े हैं जिनका मैंने नाम रख दिया 1 2 3 से लेकर n तक। और उन हर एक टुकड़ा अपने आप को एक घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, इवेंट, हर एक टुकड़ा एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आपको केवल सुनना है, समझना है जो भी हम बोलने जा रहे हैं। अब इसके बाद एक घटना मैं बना रहा हूं, ओवरलैपिंग इवेंट। ये समझिएगा थोड़ा, ये बना रहा हूं, ये बन गई। और ये कत्थई कलर से बनी है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ई रख दिया। चलो इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, ई रख दिया, ई क्या रख दिया, ई। तो एस क्या है, सैंपल स्पेस। E1 E2 E3 से लेकर En क्या है, पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्योंकि ये जो E1 मैंने दिखाया है, E1, तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि ये पूरा क्या है, एक पार्ट है इसका सैंपल स्पेस का, जिसका नाम फर्स्ट नाम दिया और जिसको इवेंट का नाम E1 दिया। ये सेकंड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसका 2 नाम दिया, इवेंट का नाम E2 दिया। ये थर्ड पार्ट है, इप्लिस का नाम तीसरा नाम दिया, इवेंट का नाम E3। इसी तरीके से ये लास्ट पार्ट है, इसका नाम हमने क्या दिया, N, और इस संबंधित इवेंट का नाम En। इसी तरीके से ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होती। और ये जो बनाई है, क्या बनाई है, ये जो बनाई है, ये जो बनाया आपने, ये एक ऐसी इवेंट है जो कि हो सकती है, कब कब हो सकती है, जब E1 E2 E3 में से कोई भी होगी तो E जरूर होगी। क्यों, कैसे कैसे पता चला होगी नहीं होगी, तो देखो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यदि मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर E1 के अंदर यहाँ पर लेता हूँ, E1 के अंदर है और S के अंदर है और E के बाहर है, इसका मतलब ये है कि घटना, एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होगा तभी तो आउटकम आएगा। एक्सपेरिमेंट एस तो हो ही रहा है। E1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो E1 रीजन के अंदर है। दूसरी बात, क्या वो E हो रहा है, ना, E नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो E के बाहर है। यदि कोई पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि E1 भी हो रहा है, E भी हो रहा है और S तो हो ही रहा था। ठीक है, इसी तरीके से यदि कोई पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस जगह E2 के अंदर है, E2 के अंदर है लेकिन E के बाहर है, तो E2 तो हो रहा है लेकिन E नहीं हो रहा है। S हमेशा होगा, वो हमेशा होता है, S हमेशा होता है। S होगा तभी तो इवेंट घटनाएं होंगी। एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे तो घटनाएं कहाँ से होंगी। यदि मैं यहाँ ले लेता हूँ कोई पॉइंट इस जगह पर, इसका मतलब क्या है कि वो है E के अंदर है, कैपिटल E के अंदर है और E2 के भी अंदर है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर E भी हो रहा है और E2 भी हो रहा है। सही कह रहे हैं। सिमिलर तरीके से यहाँ पर पॉइंट ले लो या यहाँ पर पॉइंट ले लो, तो आप कहेंगे E तो हो रहा है लेकिन E3 तो हो रहा है लेकिन E नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर कोई पॉइंट चुन लेते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों हो रहे हैं, E3 भी हो रहा है और E भी हो रहा है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि यदि यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो En हो रहा है, साथ में E भी हो रहा है। यदि इसके बाहर कहीं कोई पॉइंट लेते हैं तो En तो होता है लेकिन E नहीं होता है, क्योंकि E के बाहर पॉइंट है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा बात क्लियर हुई होगी। अब
क्या है इसका मतलब, प्रैक्टिकली कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ये गंदा हो गया, ये बात हो गई। तो देखो, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि जो भी इवेंट E1 E2 E3 दी गई हैं, इसकी प्रायिकता, चलो पहले कंडीशन लिख लेते हैं। क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टीज है E1 E2 E3 की, इन सब की। कंडीशन नंबर 1, या यूं कहें कि पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन ऑफ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब कहने का यह है कि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन की शर्त है। प्रतिदर्श लिखना था, शर्त लिख गया। प्रतिदर्श समष्टि का या के विभाजन की शर्तें प्रतिदर्श विभाजन की शर्तें। विभाजन क्यों कहा भाई, पार्टीशन क्यों कहा, और शर्तें क्यों कहा। पार्टीशन इसलिए क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा रेक्टेंगल, मतलब आयत को मैंने छोटे छोटे आयत में डिवाइड कर दिया, तो पार्टीशन हो गया। किसको कर दिया, एस को कर दिया। एस क्या है, ये रेक्टेंगल के अंदर कौन है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसके आउटपुट, इसलिए सैंपल स्पेस का पार्टीशन। अब शर्तें क्या है, कैसे पार्टीशन करना है, ये थोड़ी है कि कुछ भी पार्टीशन कर दो। वो शर्तें हैं नंबर एक, बहुत महत्वपूर्ण, कि जितने भी पार्टीशन करे हैं उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए मतलब उनके कोई भी दो पार्टीशन, कोई भी दो पार्ट उठाओगे और उनके बीच का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलने वाला है, हमेशा फाई। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं क्या, कि जैसे मैंने एक रीजन E1 लिया और एक रीजन E2 लिया। ये E1 है आपका इतना, ये इतना आपका क्या है, इतना आपका E1 है, और E2 कितना है, E2 आपका इसके अंदर है। तो आप इन दोनों रीजन को देखो, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हर एक पार्टीशन के साथ यही हालचाल है। E2 और E3 के बीच में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। E3 E4 के बीच में कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। इसी तरीके से En-1 और En-1 और En के बीच में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो पहली शर्त तो ये है कि किसी भी सैंपल स्पेस को पार्टीशन करना है, विभाजित करना है, तो वो इस तरीके से होंगे कि पार्ट जो होंगे उनके बीच कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है क्या नहीं है, तो जैसे ही हम सवाल करेंगे एक एक बात आपको जरूर समझ में आएगी। तो अब दूसरी शर्त क्या है, कि यदि इन सब लोगों को, किनको, जो पार्टीशन किए हैं, टुकड़े किए हैं, उन सब का क्या ले लिया जाए, यूनियन ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, यूनियन ले लिया जाए सभी का, तो हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा। मतलब एक रोटी के 4 टुकड़े करे और चारों को फिर जोड़ दिया तो एक रोटी बन गई। एफ यहाँ है, एफ है जो वो एक आयत है, उसके हमने एन टुकड़े करे और एन टुकड़े फिर जोड़ दिए तो क्या बन गया, एस बन गया। तो इन सब का यदि यूनियन लेंगे, यदि हम यूनियन लेंगे तो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, एस। तो कहाँ पहुंच जाएंगे, एस। ये टुकड़ा ये सारे टुकड़े जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एस। तो ये दूसरा आपका शर्त है। तीसरा शर्त है
तीसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त है, एक सेकेंड दब गया बटन। तीसरा शर्त है कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं E1 E2 से लेकर En, उनमें से किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। कोई भी घटना की प्रायिकता जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रायिकता किसकी? घटना की। कौन सी घटना की? किसी भी घटना की जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आपको पता है, निगेटिव तो होती नहीं प्रायिकता, निगेटिव तो होती नहीं, और जीरो नहीं होनी चाहिए इस शर्त में। तो फिर कैसी होनी चाहिए? तो फिर कैसी होनी चाहिए? मतलब प्रायिकता हर एक इवेंट की होनी चाहिए कैसी? पॉजिटिव। निगेटिव होती नहीं है, जीरो लेना नहीं है, तो कैसी होगी? पॉजिटिव। और प्रायिकता है तो एक से छोटी होगी, एक हो सकती है, एक से छोटी होगी, एक नहीं हो सकती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यदि एक हो जाएगी, यदि हो जाएगी एक, तो बाकी की जीरो हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ कितने इवेंट हैं टोटल, कितनी घटना है? E1 E2 से लेकर En। यदि किसी एक की एक हो गई तो सबका जोड़ तो एक होता है, सबका जोड़ कितना होता है? एक होता है। यदि कोई एक एक है वो हो गई तो बाकी तो जीरो हो जाएंगी, और जीरो यहाँ करना नहीं है, तो कोई भी घटना की प्रायिकता कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब हमेशा कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। सभी घटनाओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सैंपल स्पेस। किन्हीं भी दो घटनाओं का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? फाई। ये तीन शर्तें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सीधा चित्र से दिखाई दे रहा है कि कोई भी दो पार्ट का कॉमन लेंगे कुछ मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए एक मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, कॉमन देखूंगा क्या है? कॉमन कुछ कॉमन नहीं है भाई। ऐसे E1 E2 सबको मिला देंगे तो आयत बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिखाई दे रहा है कि एस का कोई टुकड़ा है, एस का ही तो टुकड़ा है कोई ना कोई E1 E2 E3 में से, तो कुछ ना कुछ तो इसकी प्रायिकता जरूर होगी, तो जीरो नहीं होगी तो पॉजिटिव होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या? हम पूछ रहे हैं यहां तक किसी को कोई समस्या? नो सर। नहीं सर। नो सर। ठीक है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे हो जाए भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगली बात क्या है क्या नहीं है, तो अब हम लिखने जा रहे हैं प्रायिकता किसकी? घटना ई की। किसकी? घटना ई की। घटना ई की प्रायिकता मतलब क्या लिखने जा रहे हैं? ध्यान से देखिए, घटना ई, घटना ई की प्रायिकता लिखने जा रहे हैं। पहले घटना ई देख लो कहाँ है शकल उसकी। ये है घटना ई जो कि सभी इवेंट E1 E2 E3 से लेकर En सभी को टच करती है। ये है घटना। इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना लेता तो अच्छा रहता। चलो इसको दोबारा से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सेलेक्ट करना नहीं है तो ये कैसे बनेगा? सिलेक्ट करना कहाँ से होता है? चलो बना लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। जो ये फिगर बना है इस फिगर को मुझे लिखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको समझाना, और एक बार बन जाएगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलो बना लेते हैं जल्दी से। ये आपका क्या है? सैंपल स्पेस। इसका नाम क्या दिया? एस। और इसके मैंने कुछ टुकड़े करे, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, डैश डैश डैश, ये लास्ट टुकड़ा, ये उससे पिछला लास्ट टुकड़ा। नाम रख दिया पहला, दूसरा, तीसरा। ये हो गया एन, ये हो गया N-1। इस घटना को रिप्रेजेंट करने वाले का नाम E1 E2 E3 से लेकर En-1 En। और एक ऐसी घटना है जो कि इन सभी के होने पर होती है,
जिसका नाम रख दिया हमने कैपिटल ई। इस घटना का एक खास नाम होता है, वो मैंने अभी बताया नहीं है तो उसको मैं बता दूं। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग इवेंट। ओवरलैपिंग इवेंट। ओवरलैपिंग इवेंट का मतलब होता है कि कोई घटना हो रही है, कोई एक घटना हो रही है E1 E2 E3 में से, तो वो घटना जो ओवरलैपिंग है वो हो सकती है, वो हो सकती है। कोई भी घटना E1 E2 E3 में से En में से होगी तो E जरूर होगी, कोई भी। अब कितना चांस होगा उसके होने की, कितना नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन होगी। यदि आप थोड़ी देर के लिए सोचें, इनमें से कोई भी आप वो उठाएं, क्या उठाएं, ये आयत, छोटा छोटा जो आयत है कोई भी उठाएंगे तो उसमें ये पोरफन आ रहा, ये पोरफन आ रहा, ये पोरफन आ रहा। ये पोरफन आने का मतलब है कि किसी भी घटना E1 E2 E3 से लेकर En तक होगी तो कैपिटल E मतलब ओवरलैपिंग इवेंट जरूर होगी, भले ही उसका चांस किसी में कम है किसी में ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको ये लिख दिया, ये सारी बातें हो गई। अब इसको हमें लिखना है कि इस घटना की प्रायिकता मान लेते हैं कितनी है, E1 है। इस घटना की प्रायिकता मान लेते हैं कितनी है, E2 है। इस घटना की प्रायिकता मान लेते हैं E3 है। और इस घटना की प्रायिकता मान लेते हैं En-1 है। और इस घटना की प्रायिकता En है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी प्रायिकता लिखनी है, तो इसकी प्रायिकता इस रीजन में जितनी आएगी वो प्लस इस रीजन में जो आएगी वो प्लस इस रीजन में जो आएगी वो प्लस इस रीजन में जो आएगी वो, ये सारे के सारे। एक सेकंड रुकिए। यार थोड़ा अंदर आ जाते क्या? चलो आ, थोड़ा एक कोरियर आया है भाई, मैं थोड़ा कोरियर ले आऊं नीचे से, मुझे 2 मिनट दीजिए केवल, मैं अभी आता हूं। ठीक है, तब तक आप अपना देख लीजिए सारी बातें, कोरियर वाला है। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ये देखिए पार्सल आया था, पार्सल वाला वापस चला जाता है, तो मैंने कहा आपका 2 मिनट ले लेता हूँ और ले आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक, वहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता किसकी प्रायिकता? कैपिटल ई की। कब? जब E1 हो चुकी है। इसका ये मतलब हुआ ना, प्रायिकता ई की जब E1 हो चुकी है, जब E1 हो चुकी है। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रायिकता ई की कब? जब E2 हो चुकी है। प्रायिकता कब? इसकी? ई की
कब, जब E3 हो चुकी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रायिकता E की कब, जब En-1 हो चुकी है। प्रायिकता E की कब, जब En हो चुकी है। क्या मतलब है, देखो यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यदि प्रायिकता E1 मतलब इस पूरे की प्रायिकता, इस पूरे की प्रायिकता कितना आएगा, N-E1 अपॉन N-S, ठीक है। प्रायिकता यदि E1 की एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश करूं तो प्रायिकता E1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, N-E1 अपॉन N-S, N-E1 अपॉन N-S, ठीक है। लेकिन हमें तो प्रायिकता किसकी पता करनी है, हमें प्रायिकता पता करनी है E की। तो जब E1 होगी, जब E1 होगी तो यह संभावित क्षेत्र है, इतना है संभावित क्षेत्र कि E1 कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें तो E की पता करनी है, तो E का संभावित क्षेत्र कौन सा है, जहां जहां E हो सकती है, जहां जहां पर कैपिटल E हो सकती है E1 के अंदर, तो वो तो संभावित क्षेत्र यही अकेला है, ये वाला इतना, ये संभावित क्षेत्र नहीं है, ये वो संभावित क्षेत्र है। जब E1 होगी तो इस क्षेत्र में यदि कोई पॉइंट लेते हो, जो मैंने, कौन सा कलर है ये, जो भी है जहां पर कर्सर है, वो संभावित क्षेत्र है जब E हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, E अपॉन E1, मतलब E1 हो चुकी है तब E की घटना की प्रायिकता, E1 हो चुकी है तब E की प्रायिकता। इसी तरीके से यदि आप यहां से समझना चाहें, इसी तरीके से आप यदि यहां समझना चाहें तो E2 के अंदर की बात करें तो E2 का जो फेवरेबल रीजन है, या E2 जहां जहां घट सकती है, वो कौन सा क्षेत्र है, वो ये वाला क्षेत्र है, वो ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोगे इस वाले आयत के अंदर तो E2 हो जाएगी, लेकिन हमें तो E की चाहिए, तो E कब कब हो रही है, तो E आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि कब कब हो रही है E, तो E घटना है जो वो इस रीजन में ही तो हो पा रही है। जब E2 की बात करते हैं तो E2 के अंदर की बात करते हैं, तो E2 यदि होती है तो इस क्षेत्र में यदि कोई पॉइंट है तो अभी हम कह सकते हैं कि कैपिटल E भी हो रही है। सो हमने इस क्षेत्र की प्रायिकता कितनी निकाल ली, ये है। इस वाले क्षेत्र की प्रायिकता कितनी है, ये है। इसी तरीके से इसकी प्रायिकता कितनी है, ये है। तो हर एक क्षेत्र की प्रायिकता निकालते गए। इसमें घटना हो चुकी का मतलब क्या है? हाँ, अभी आप, हो चुकी का मतलब है कि जो घटनाएं होती हैं वो क्रम से होती हैं, कोई भी घटना है वो क्रम से होती हैं। क्रम से कहने का मतलब है जैसे कोई भी काम हो, आपको मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ना है, तो पहले तो होना चाहिए आपके पास किताब, एक घटना कि आपके पास किताब हो। दूसरी घटना, आपको पढ़ने का मन कर रहा हो। तीसरी घटना, पिछला जो पढ़ा है वो सब आता हो। तो एक क्रम होता है ना, किसी भी काम को करने का क्रम होता है। कोई भी काम हो दुनिया का, हर एक काम को करने का एक बेहतरीन सीक्वेंस होता है, मोस्ट फेवरेबल सीक्वेंस होता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए रोटी बनानी है, रोटी बना लेते हो तुम लोग। ये कौन है, रेडमी, रेडमी, ये क्या दिखा रहे हो, तुम्हारे यहाँ बोरिंग चल रही है क्या, बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। सीक्वेंस होता है, इसका मतलब ये है कि आप रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले किचन में जाते हैं, उसके बाद और क्या कहते हैं, कोपरिया कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो निकालते हैं, फिर चल्ली निकालते हैं, आटा निकालते हैं, चालते हैं, फिर उसे पानी मिलाते हैं, फिर इसको गूंथते हैं। उसके बाद कहीं आप उसकी लोई बना के, परथन निकाल के, रोटी बना के तवा में डालते, सेकते और जाके उसमें रखते। तो एक क्रम है, ऐसा तो नहीं है कि पहले सेक ली बाद में आटा गूंथा। हर एक काम को करने का एक खास क्रम होता है। उस क्रम में यदि चीजें होती हैं तो सबको समझ में आती हैं, यदि उस क्रम से हट के कुछ चीजें होती हैं तो फिर चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो जो क्रम से होती हैं उसको कोई करता नहीं है, वो सब अपने आप होती हैं। कोई भी घटना दुनिया में हो रही है तो हर एक चीज का क्रम है। अपने देश में जी बवाल मचा है आजकल,
रोग है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन, तो ये क्रम है, नेचुरली इन्होंने इसको छोड़ दिया है भगवान भरोसे, इसलिए ऐसा हो रहा है। यदि ये कुछ मेंटेन करने की कोशिश करते तो जरूर ऐसा कुछ न होता, सब लोग सुरक्षित रहते, है नहीं। तो कई बार आपको आपके मित्र हैं, आपके आपस में घर में हैं, कि कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि आपको समझ में नहीं आती, क्यों? क्योंकि उनमें क्रम नहीं होता है। यदि क्रम है, एक विशेष स्थिति में वो घटित हुई हैं घटनाएं, तो सबको समझ में आएंगी। आप ही ये निबंध लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, जो कहानी शुरुआत में लिखी होनी चाहिए तो वो मिड में लिख दिया, जो मिड में होनी चाहिए वो शुरुआत में लिख दिया, तो कहानी किसको समझ में आएगी? किसी को नहीं आएगी, तुम्हीं को आएगी केवल। तो क्रम होता है। तो यहाँ पर ये दो चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, हमें जरूरत थी किसकी? हमें जरूरत थी प्रायिकता E1 की, ई की प्रायिकता, ई की संपूर्ण प्रायिकता। तो संपूर्ण प्रायिकता में क्या कहेगा? इसकी प्रायिकता प्लस 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 इसकी, और कितनी होगी ये? तो ये जो आपने लिखा है ना, हर एक सवाल में आपको ये चित्र बनाना है, ये नाम रखना है, ये घटना का नाम रखना है, उसकी प्रायिकता लिखनी है, और उसके बाद इसकी कॉमन इवेंट है, जो कॉमन इवेंट का है, या फिर इसको ओवरलैपिंग इवेंट का है, बात एक ही है। कॉमन इवेंट का है या ओवरलैपिंग इवेंट का है, बात एक ही है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, बड़ा आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो इस एक नंबर के नीचे कौन कौन लिखा है? ये लिखा है और ये लिखा है, दो नंबर लिखे हैं हमारे पास, ये नंबर ही तो हैं। तो इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का क्या कर दो? गुणा कर दो, और अगले वाले दो का गुणा कर दो, प्रायिकता E2 इंटू प्रायिकता E/E2, फिर और अगले वाले दो का गुणा कर दो, E3 इंटू प्रायिकता E/E3, और अगले अंत वाले दो का गुणा कर दो, तो En-1 इंटू प्रायिकता E/En-1, और एक और बच गया है, चलो उसको भी गुणा करके लिख लो, प्रायिकता En इंटू प्रायिकता E/En। तो ये मैंने जो लिखा है, ये तो हो गया इंडिविजुअल प्रायिकता, और हमें चाहिए संपूर्ण चाहिए, तो इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और यहाँ पर डैश डैश डैश। तो ये जो इस समय आपके सामने एक लंबा सा फॉर्मूला आया है, वो आपका कहलाता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। क्यों संपूर्ण? क्योंकि ये घटना ई है, इसकी संपूर्ण प्रायिकता इफ रीजन प्लस दिस 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 रीजन की प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता। ये ही चित्र बनाना है, ऐसे ही लिखना है, हर एक सवाल में चित्र बनाना है। आप किताब देखेंगे तो किताब के किसी भी सवाल में चित्र नहीं बनाया, केवल इसी किताब में नहीं, कोई भी किताब उठा लियो आप, सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की या यूपी बोर्ड की, मैंने नहीं पढ़ा ऐसा। वो तो मुझे जब पढ़ाना पड़ गया जवाहर नवोदय विद्यालय राठ में, तब मैंने इसको पढ़ा, सोचा, समझा, तो ख्याल आया, तो फिर मैंने इसको व्यवस्थित रूप दिया। आज आप सीख रहे हैं, यूट्यूब पे भी खोजेंगे या कहीं पर भी खोजेंगे तो इस तरीके से व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके से नहीं करोगे तो हम